हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर गुड। आपकी हिस्ट्री की कक्षा यानी रेडियो कक्षा लेकर मैं एक बार फिर आपके साथ हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने बात की थी आपसे एक जो पॉलिटिकल सिनेरियो था भारत का, बोथ इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। वी ट्राई टू कन्वे टू यू कि किस तरीके से जो फ्रेगमेंटेशन था उस समय पर, और फ्यूडलिज्म की भी बात हुई थी, फ्यूडलिज्म सामंतवाद, जिसके बारे में हमने आपको बताया था कि किस तरीके से गुप्त पीरियड के बाद में यानी गुप्त जो एम्पायर था उसके डिसइंटीग्रेशन के बाद में छोटे छोटे जो चीफ्स बनकर उभरे, छोटे छोटे चीफडम्स बनकर उभरे, उन्होंने किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन की जो एक प्रोसेस थी उसको शुरू किया एक तरीके से। साथ में हमने आपसे जो साउथ इंडियन पॉलिटी थी उसके बारे में भी बात की। हमने बताया कि कैसे चालुक्यास, इनफैक्ट अलोंग साइड दैट पल्लव्स, लेटर ब्रांच ऑफ चोल, अलोंग साइड वी टॉक्ड अबाउट ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ गुर्जर प्रतिहार, पाल एंड राष्ट्रकूट। लेकिन बच्चों, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है उस पीरियड की, दैट इज व्हाट वाज द सोसाइटी अबाउट। कैसी सोसाइटी थी उस समय पर, लोग कैसे थे, लोग किस तरीके से अपना जीवन यापन करते थे। क्योंकि इन क्लासेस के माध्यम से हमारी ये भी कोशिश है कि हम आपको बताएं कि हाउ लाइफ वाज ड्यूरिंग दैट पीरियड। हम एक तरीके से कंपैरिजन कर पाएं आज की लाइफ का और उस दौर की लाइफ का, या जो भी दौर हम इस हिस्ट्री के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस लिहाज से जो उस दौर की लाइफ थी वो कैसी थी, तो आज हम आपको सोसाइटी ड्यूरिंग दैट पीरियड एंड हाउ द एडमिनिस्ट्रेशन वाज बीइंग कैरिड आउट ड्यूरिंग दैट पीरियड, एंड आफ्टर दैट फ्रॉम नेक्स्ट क्लास हम लोग दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। दिल्ली सल्तनत जो कि भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा पड़ाव बनकर उभरता है। विल टॉक अबाउट दैट एंड व्हाट कल्चरल एंड व्हाट सोशल चेंजेस दैट ब्रॉट अलोंग साइड दैट। तो बच्चों, हमने आपको बताया था कि इस तरीके से चोल एम्पायर जो था, बिल्कुल हम उसे एक एम्पायर कह सकते हैं, बिकॉज इट इनकम्पास्ड अ ह्यूज एरिया विद इन इट्स एम्बिट। तो जो चोल एम्पायर था, जो चोल एडमिनिस्ट्रेशन था, वो कैसा था, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे। चोल एम्पायर जो था वो सेंट्रलाइज था, लाइक मौर्यन एम्पायर। वहां पर जो किंग था ही हैड अल्टीमेट पावर, लेकिन थोड़ा से डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स भी वहां पर मिलते हैं, बिकॉज ही यूज्ड टू हैव अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद हिम टू एडवाइस। और उसके अलावा एक पुरोहित भी होता था, दैट वुड इनवेरिएबली बी अ ब्राह्मण। तो एक ब्राह्मण के रूप में पुरोहित होता था, उसके साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी, दैट वुड काउंसिल हिम ऑन टाइम्स। उसके अलावा जो किंगडम था, जो एडमिनिस्ट्रेशन था, या ये कहेंगे डिवाइड कैसे किया गया था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, तो सबसे ऊपर जो होता था मंडलम होते थे, जो पूरे राज्य को कई मंडलम में डिवाइड किया गया था। उसके बाद वलानाडु थे, वलानाडु के बाद नाडु होते थे, उसके बाद उर, यानी कि सबसे बड़ी जो यूनिट बनकर आती है किंगडम में, वो सबसे बड़ी यूनिट होती थी मंडलम, उसके बाद वलानाडु, फिर नाडु, फिर उर। उर वाज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन। उर जिसको हम आज के गांव के साथ भी कॉरेस्पोंड कर सकते हैं। और जनरली उर में क्या होता था, एक हेडमैन होता था और वो उसको अपने एक कमेटी के साथ में मिलकर उसे गवर्न करता था। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। यदि हम बात करें सेंट्रल लेवल पर चोल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो कैपिटल थी वो तंजौर थी, लेकिन बाद में उसको कांचीपुरम शिफ्ट कर दिया गया था। जहां तक उर की बात है तो इट हैज बीन नोन कि देयर वर वेरियस कमिटीज इन एन उर इटसेल्फ। जैसे कि एक टैंक कमेटी होती थी। टैंक कमेटी का क्या काम होता था, वो जितने भी इरिगेशन के लिए टैंक्स वगैरह खुदवाए जाते थे तो उसको सुपरवाइज करती थी। उसी की तरीके से अलग अलग और भी कमेटीज होती थी। तो इससे ये कहीं ना कहीं हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो रहा था उस समय पर। रेवेन्यू की हम बात करें कि जो रेवेन्यू आता था एडमिनिस्ट्रेशन में, या यूं कहें किंगडम में, राजा के पास, वो किस तरीके से आता था, तो लार्जली इट वाज अंडर टू हेड्स। फर्स्ट लैंड रेवेन्यू या लैंड टैक्सेस। तो लैंड रेवेन्यू तो ये होता था कि जहां जो छोटे छोटे किसान होते थे, दोज हु वर हैविंग लैंड अंडर देयर नेम, दे वुड पे टैक्सेस ऑन द बेसिस ऑफ प्रोड्यूस। तो उसके लिए अलग अलग यूनिट्स भी उन्होंने शुरू की थी, एंड दैट डिड नॉट चेंज फॉर अ वाइल। जहां तक ट्रेड टैक्स की बात थी, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और आप बड़ा एक एनालॉजी कर सकते हैं, आप कंपैरिजन कर सकते हैं आज के समय में और उस समय में। एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि लगभग 400 तरीके के टैक्सेस उस समय पर थे। ट्रेड टैक्स की हम बात करें बच्चों, आपको लगेगा 400 तरीके के टैक्सेस, इसका मतलब ये हुआ कि उस पीरियड में ज्यादा टैक्सेस देने पड़ते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। आज आप देखें बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, तो उसी तरीके से कुछ डायरेक्ट टैक्सेस थे उस समय पर, कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, तो बहुत सारे टैक्सेस देने पड़ते थे। एंड द बिगेस्ट पार्ट ऑफ ऑल द कलेक्शन वाज केप्ट बाय किंग। अब वो किंग को क्यों रखना पड़ता था अपने पास, हम आपको बताते हैं। एक साइकिल ऑफ मनी होता था वहां पर। वो किस तरीके से था कि जो मर्चेंट्स थे, इफ दे वर वेल ऑफ, यदि उनका जो व्यापार था अच्छा था, वो अच्छा यदि
कमाई कर रहे होते थे। एंड उसके भी प्रमाण मिलते हैं क्योंकि इट इज बिलीव दैट ट्रेड विद चाइना और साउथ ईस्ट एशिया, वेस्टर्न एशिया, इट वाज फ्लरिशिंग ड्यूरिंग दैट टाइम एंड अलोंग साइड ट्रेड विद इन इंडिया, बिकॉज नॉर्थ और साउथ के बीच में भी ट्रेड था, वो भी उस समय अच्छी स्थिति में था, जिसका रिजल्ट ये था कि ट्रेडर्स वर रिलेटिवली वेल ऑफ। साथ ही साथ में जो ट्रेडर्स थे उन्होंने गिल्ड भी बनाए हुए थे अपने। गिल्ड वाज काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रेडर्स एंड जनरली अ गिल्ड बिलोंग्स टू अ सर्टेन टाइप ऑफ ट्रेडर्स। जैसे कि मान लीजिए कोई टेक्सटाइल के ट्रेडर थे, क्लोथिंग के ट्रेडर्स थे या कुछ मेटल के ट्रेडर्स थे, तो उनके अलग अलग गिल्ड होते थे जिनको मनीग्रामम कहा जाता था। और इन गिल्ड का बहुत इंपॉर्टेंस रहा है उस दौर में, जिसका हम आपको एक प्रमाण बताते हैं कि वो दे वुड पूल मनी टुगेदर और उसके बाद दैट पूल्ड मनी वुड एक्ट एज अ बैंक फॉर देम। सो इन टाइम्स ऑफ नीड दे वुड रिसॉर्ट टू दैट मनी और वहां पर थोड़ा इंटरेस्ट लिया जाता था एंड इंटरेस्ट वुड बी पेड बाय द बोरोवर। और इस तरीके से बाय डूइंग दैट दे कुड ट्रेड ऑन लार्ज स्केल एज वेल, जैसे इकोनॉमी ऑफ स्केल का भी कॉन्सेप्ट वो ले सकते थे। और चूंकि जो ट्रेडर्स थे दे हैड टू ट्रेवल लॉन्ग वेज, समटाइम्स थ्रू सेंट्रल एशिया, समटाइम्स थ्रू साउथ ईस्ट एशिया, तो उसके लिए क्या होता था, मान लीजिए उन्हें बाय सी ट्रेवल करना होता था, दे वुड एम्प्लॉय सर्टेन गार्ड्स जिसको वो गिल्ड के द्वारा पे करते थे। देयर वाज अनदर कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ दिस काइंड। और जहां तक हमने साइकिल ऑफ मनी की बात की थी, तो इफ ट्रेडर्स वर रिच, इफ मर्चेंट वर रिच, तो दे वुड पे हायर टैक्सेस रिजल्टिंग इन मोर मनी विद द स्टेट फॉर वेलफेयर एक्टिविटीज लाइक इरिगेशन प्रोजेक्ट्स एंड अदर प्रोजेक्ट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो उस दौर का एक जो कैरेक्टरिस्टिक था वो ये था कि टेम्पल्स का बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल में आना। हम अभी आपको जब सोसाइटी की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, तो जरूर बताएंगे कि किस तरीके से जो टेम्पल्स थे वो इतने इंपॉर्टेंट कैसे बनकर उभरे। जो टेम्पल्स थे दे वुड रिसीव ह्यूज डोनेशंस फ्रॉम किंग, फ्रॉम अदर रिच पीपल लाइक ट्रेडर्स। और जो उस दौर के मंदिर थे, टेम्पल थे, उनके पास बहुत बड़े बड़े लैंड ट्रैक्ट्स थे विच दे वुड ओन एंड जनरली जो राजा के द्वारा टेम्पल्स को जमीन दी जाती थी। हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि राजा जो होते थे वो ब्राह्मणों को, टेम्पल्स को लैंड देते थे। तो जो ब्राह्मण्स को लैंड दी जाती थी उसको ब्रह्मदेय कहा गया था। और सबसे बड़ी खास बात ये होती थी कि दैट वाज नॉन टैक्सेबल, तो उससे जो भी अर्निंग होती थी उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। एज अ रिजल्ट टेम्पल्स ग्रू वेरी रिच। और आज भी हम देखते हैं कि वो टेम्पल्स जो हैं वो आज भी उनके पास इतने रिचेस हैं। इट इज बीइंग सेड कि इतना गोल्ड उनके पास है, इतना गोल्ड उनके पास रहा एंड इन टाइम ऑफ नीड दे वुड कम टू द रेस्क्यू ऑफ किंग। ऐसा भी कई बार हुआ। तो इसका एक एग्जांपल है बृहदेश्वर का जो मंदिर था तंजौर में, दैट वाज वेरी वेरी रिच। तो इस तरीके से जो टेम्पल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी बनकर उभरे। वहां पर कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता था। टेम्पल्स यूज्ड टू हैव देयर ओन सेंटर्स, दे वुड हैव देयर ओन स्टाफ। तो इस तरीके से एक इकोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी भी चलती थी और यही कारण था कि टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट के रूप में इकोनॉमी की रहे। बच्चों, जहां तक बात ये इकोनॉमी की थी, सोसाइटी के बारे में और बात करें तो रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। ये वो दौर था जिसने, हम भक्ति मूवमेंट का बहुत जिक्र करते हैं और आगे की क्लासेस में आपको भक्ति मूवमेंट के बारे में सुनने को मिलेगा, जिसमें कबीर, नानक, रामदेव, नामदेव, इन सभी का आप जिक्र सुनेंगे। तो वो जो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत, हम नॉर्थ इंडिया की बात कर रहे हैं, इन जो हमने नाम लिए हैं, दैट स्टार्टेड फ्रॉम साउथ। और उसमें नयनार्स और अलवर्स दो मेनली सेक्ट्स थे। जो अलवर्स थे दे वर वैष्णवाइट, जो विष्णु को पूजते थे, जो विष्णु के भक्त थे। लगभग 12 अलवर्स का हम जिक्र पाते हैं। नयनार्स जो थे शिव को पूजते थे। लगभग 63 नयनार्स का हम जिक्र पाते हैं। तो अल्टीमेटली जो साउथ इंडिया में नयनार और अलवर का एक मूवमेंट था जिसने भक्ति मूवमेंट को जन्म दिया, जो कि आगे चलकर बहुत वाइड हुआ, बहुत वाइड स्प्रेड हुआ और उसने इंडियन सोसाइटी को, आई बिलीव, उसने इतना प्रभावित किया कि शायद और किसी करंट ने ना किया हो। तो बच्चों, इस तरीके से ये पीरियड जो था बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले पीरियड में हम दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे। मुझे यानी शोभित शर्मा को अनुमति दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी और हम दिल्ली सल्तनत के बारे में, उस दौर की सोसाइटी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार।